हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम लोग 11वीं क्लास में गणित विषय में विविध प्रश्नावली एक को सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आप देखिए, आप किताब लेकर बैठे, हम इसे लिख भी दिए हैं बोर्ड पे। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय करना आपको। जहाँ सेट ए क्या है, यक्स, सच दैट यक्स एलिमेंट ऑफ आर इज रियल नंबर, और एक समीकरण दिया है यक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और बी, सी और डी के सब एलिमेंट्स आपके सामने हैं। तो सबसे पहले हम समुच्चय ए को सारणीय विधि से लिख लेते हैं। तो समुच्चय ए को सारणीय विधि से लिखने के लिए क्या होगा, यक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 0 को साफ करते हैं। इसके मूल जो होंगे वही इसके एलिमेंट हैं। तो इसका गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लो इसको। 6 दूनी 12, 6 दो 8, यक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 0। गुणनखंड करते हैं, यक्स कॉमन लेते हैं तो यक्स माइनस 6 माइनस 2 यक्स माइनस 6 इक्वल 0, यक्स माइनस 6 एंड यक्स माइनस 2 इक्वल 0। तो इसके मूल 6 और 2 या 2 और 6 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें ए, बी, सी और डी में हम मिलाते हैं कौन किसका सबसेट है। तो चलो हम ए से शुरू करते हैं। अब हम ये चेक करते हैं क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो देखिए 2 और 6 ए में है तो बी में भी है, तो ये कंफर्म हो गया कि सबसेट ऑफ बी। अब ए के एलिमेंट्स और किस में है, सी में है कि नहीं, 2 6 यहाँ 2 6 यहाँ, फिर ए एलिमेंट्स सी, ए सबसेट सी भी होगा। और ए के सभी अवयव डी में देखते हैं, डी में नहीं, छोड़ दो उसको। अब बी को मिलाएंगे, बी के प्रत्येक अवयव सी में है तो बी सबसेट सी होगा। बी के अवयव डी में नहीं, छोड़ दो। सी के सभी अवयव न तो ए में है, न बी में, न सी में। अब डी के अवयव मिलाइए, डी के एलिमेंट ए में है तो डी सबसेट ऑफ ए। डी के एलिमेंट बी में भी है, बी यहाँ देखिए 6 यहाँ पर, तो डी सबसेट बी, और डी सबसेट सी भी होगा क्योंकि 6 यहाँ 6 यहाँ है तो डी सबसेट सी होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध करना आपको, और असत्य है तो एक एग्जाम्पल देना है। पहला क्वेश्चन, ऐसे 6 क्वेश्चन दिए गए इसमें, लेकिन हम 2 लिखे हैं, अभी 2 इसके बाद बताते हैं। यदि यक्स एलिमेंट ऑफ ए तथा ए एलिमेंट ऑफ बी, तो आपको बताना है कि यक्स एलिमेंट ऑफ बी ये कथन लिखा गया है ये सही है या फिर गलत है। इसको देखते हैं। तो ऐसे तो कथन देखिए, ध्यान से देखिए। ए एक सेट लेते हैं, कोई भी सेट ए 1 2 ले ली। अब इसमें आप ध्यान दीजिए 2 एलिमेंट ऑफ ए या 1 एलिमेंट ऑफ ए, और यहाँ बोल रहा है ए एलिमेंट ऑफ बी, ये पूरा सेट ही बी का एलिमेंट है। तो बी को अगर हम लिखते हैं ऐसे 1 2, ताकि पूरा सेट इसका एलिमेंट हो जाए 1 2 3 4। तो अब हम ये देखें कि क्या यक्स एलिमेंट ऑफ बी, इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 एलिमेंट ऑफ ए, ध्यान दीजिए 2 एलिमेंट ऑफ ए, और ए एलिमेंट ऑफ बी, ए एलिमेंट ऑफ बी। तो यह यक्स बी में है कि नहीं, यक्स का मतलब 2 बी में तो नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ये कथन असत्य है, आप देख सकते हैं। आपको बताना था कि यक्स एलिमेंट ए 2 ए का एक अवयव है, और ये पूरा समुच्चय ए भी बी का अवयव है, लेकिन ये 2 बी में नहीं है, इसलिए कथन असत्य है। और इसका उदाहरण दे रहा था, इसकी एग्जाम्पल को देखेंगे। दूसरा, यदि ए सबसेट ऑफ बी तथा बी इज एलिमेंट ऑफ सी, यानी कि बी सेट है, सेट को एलिमेंट बताया गया है, तो आपको ये चेकअप करना है कि ये एलिमेंट ऑफ सी ये कथन सही है या फिर गलत है। देखते हैं, कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज दैट ए का कोई उदाहरण लेते हैं, 1 2 एलिमेंट हो गया, और बी इस तरह से लेना होगा आपको, ये सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट ऑफ बी का मतलब हो गया ए के पूरे अवयव बी में होने चाहिए 1 2 3। अब यहाँ ऐसा सेट सी सोचे हैं जिसमें बी एलिमेंट हो सी का, तो बी का मतलब बी ये पूरा सेट है, तो ये पूरा सेट ही इसमें होना चाहिए 1 2 3, कोई 4 5 भी ले सकते हैं।
अब ये देखिए ए एलिमेंट ऑफ सी, पहले ये दो कंडीशन आते थे, ए सबसेट है बी का, ये सबसेट है बी का, ए के प्रत्येक अवयव बी में है। फिर बी एलिमेंट ऑफ सी, ये पूरा समुच्चय बी सी का एक अवयव है। देखो 1 2 3 यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पर है। अब ये देखिए ए सी में है, ये क्या है 1 2, ये का मतलब तब कहेंगे जब 1 2 एलिमेंट ऑफ सी हो। ये 1 2 इसमें है क्या 1 2, ऐसा 1 2 नहीं है इसमें, इसलिए ये कथन क्या हो गया असत्य हो गया। तो इसका एक उदाहरण ये होगा, ये कथन क्या होगा असत्य होगा। आइए इसे तीसरा और चौथा भी समझते हैं। हाँ, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका दूसरे का ही तीसरा है, यदि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ सी, तो ए सबसेट सी होगा। इसे आपको बताना है ये कथन सही है फिर गलत है। इसका मतलब क्या होता है, ए सबसेट सी का मीनिंग क्या है, ए सबसेट बी बी, इसका मतलब ये होता है कि यदि यक्स एलिमेंट ए है तो निश्चित होगा यक्स बी का भी एक अवयव होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा। और फिर यहाँ देखो बी सबसेट सी का मतलब क्या है, यदि यक्स एलिमेंट ऑफ बी है तो फिर ये इंगित करेगा कि यक्स एलिमेंट ऑफ सी भी होगा, मतलब बी का प्रत्येक अवयव सी में। तो यहाँ पर ये तर्क हमें मिल रहा है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव सी में है। तो इसका मतलब तो ये पुष्टि हो चुका है कि यदि यक्स एलिमेंट ऑफ ए है ये इंगित करेगा यक्स एलिमेंट ऑफ सी। इसका मतलब आ रहा है ए सबसेट ऑफ सी, तो ये कथन क्या है दूसरे को देखते हैं। ए बी का सबसेट नहीं है, मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है और बी का प्रत्येक अवयव यहाँ भी सबसेट नहीं है, तो मतलब बी का प्रत्येक अवयव सी में नहीं है, तो ए भी सी का सबसेट नहीं होगा। इसे आपको बताना है ये कथन सही है या फिर गलत। हम 3 उदाहरण लेते हैं। हाँ, एक सेट ए लेते हैं 1 2 और एक सेट बी ले रहे हैं हम 2 3 4 और एक सेट सी लेते हैं हम 1 2 3। तो थोड़ा इसमें मैच करते हैं, क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है, आप देख सकते हैं 1 2 इसमें है तो 1 नहीं है इसमें, मीन्स ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इस बात की पुष्टि हो गई। अब फिर मिलाओ, क्या बी का प्रत्येक अवयव सी में है, तो 2 3 4 यहाँ है, तो यहाँ 2 3 है तो लेकिन 4 नहीं, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ये भी मिल गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं ए का तो प्रत्येक अवयव बी में है, देखो 1 2 यहाँ तो 1 2 यहाँ भी दिख रहा है, तो यहाँ तो ऐसा निष्कर्ष हमें मिल रहा है कि ये सबसेट ऑफ सी पॉसिबल भी है, जबकि कथन में कहा गया तो नहीं पॉसिबल है, मतलब ए सी का सबसेट नहीं हो सकता। जबकि आपके सामने दिख रहा है ए इज नॉट सबसेट बी और बी इज नॉट सबसेट सी, लेकिन एक दिख गया ए इज सबसेट ऑफ सी। अतः ये जो कथन दिया गया है कथन क्या हो गया असत्य हो गया। जैसा कि आपको प्रश्न में कहा गया है कथन असत्य है तो एक उदाहरण देना, तो हम एक उदाहरण यहाँ दिए, और कथन सही है तो आपको सिद्ध करना है, उसको हम सिद्ध किए। ऐसे इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, उसको देखते हैं, इसको नोट कीजिए। अब आइए दूसरे का 5वां और 6वां भी देख लेते हैं हम लोग। यदि यक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो यक्स एलिमेंट ऑफ बी, हम यहाँ कुछ सेट की कल्पना करते हैं। हम एक सेट मान लेते हैं 1 ए और एक सेट बी इस तरह से मानते हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के प्रत्येक अवयव बी में न हो। तो हम ऐसे लेते हैं 1 3 5 में, तो क्या ए इज सबसेट ऑफ बी है, नहीं, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। अब हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखते हैं 2 एलिमेंट ऑफ बी, 2 इज एलिमेंट ऑफ बी, जैसा कि यक्स एलिमेंट ऑफ ए, तथा ये भी देख सकते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्यों, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2 इज एलिमेंट ऑफ, जैसा कि बोल रहा है कि यक्स एलिमेंट ऑफ बी, लेकिन 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। ध्यान दो, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, जैसा यक्स एलिमेंट ऑफ ए, और ए इज नॉट सबसेट बी, ए इज नॉट सबसेट बी। तो कथन हमारा ये कहा गया कि यक्स बी में होगा, जबकि हमने प्रूफ कर दिया ना कि 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, तो ये कथन क्या हो गया, ये कथन असत्य है। ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा और मिल भी सकता है, ये दोनों कंडीशन में हमेशा के लिए कथन सत्य नहीं होगा। चलिए 6वां, यदि ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है, ए के प्रत्येक अवयव बी में,
तो एक सबसेट ऑफ बी का मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज ए का प्रत्येक अवयव बी में है। इसका मतलब ए में जो एलिमेंट होंगे वो बी के ही कुछ अवयव होंगे। अब यहाँ ये बोला यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। अब यक्स बी में नहीं है तो क्या यक्स ए में आने की संभावना बनती है? जैसे मान लो यहाँ लिखते हैं ए बराबर 1 2 3 और बी को लिखते हैं 1 2 3 4। ए सबसेट ऑफ बी, ये सही है कि क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी में है। अब इसमें 1 2 3 है तभी इसमें होने की संभावना है। अगर 5 इसमें नहीं है हम यहाँ 5 लिख दें तो फिर ये सबसेट नहीं होगा। तो मतलब क्या है, अगर ए सबसेट है बी का तो पक्का है ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा और बी के ही कुछ अवयव ए में होंगे। अब यहाँ जैसा कि बोला यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, तो क्या यक्स ए में हो सकता है? कभी नहीं होगा। इसका मतलब यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, तो यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ये कथन क्या है? सत्य है। यही बात यहाँ लिख लेंगे। तो ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन है, इसको वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मान लीजिए ए बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी। तो आपको दिखाना है कि बी इक्वल सी होगा। बच्चों ये दो चीज आपको जानकारी में दिया गया, प्रूफ ये करना है कि बी इक्वल सी। जैसा कि आपको दिया गया है, ये ज्ञात है कि ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी, ये ज्ञात है। तो बच्चों अगर ये दोनों सेट आपस में बराबर हैं तो इन दोनों सेटों का किसी भी सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन कर लें तो हम अपनी इच्छा अनुसार बी से इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो ये इंटरसेक्शन भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी जब बराबर हैं तो यहाँ बी के साथ इंटरसेक्शन किए तो ये बी के साथ भी इंटरसेक्शन करें तो दोनों सेम होगा। अब ए यूनियन बी में होता क्या है, ए और बी के सभी अवयव मिला के रहते हैं। अब इसका इंटरसेक्शन बी करते हैं तो ये कन्फर्म बी आएगा। और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखा जा सकता है। या फिर बी को आप ऐसे कर सकते हो कि इंटरसेक्शन बी यूनियन इसको बी इंटरसेक्शन सी कहो या सी इंटरसेक्शन बी बातें कहिए। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ते हैं। और ठीक ऐसे ही पुनः इसी स्टेप को हम लेकर चलते हैं। पुनः देखिए, लेकिन पहले इसको लिखते हैं। चलो ए यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी, ये ज्ञात है तो यहां से ये लिखते हैं दिस इंप्लाइज, यहाँ लिख सकते हैं। अब इस बार हम क्या करते हैं, जैसे बी दोनों साइड बी का इंटरसेक्शन किए, इस बार दोनों साइड में हम सी का इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन सी इक्वल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कारण ये होगा ये दोनों सेट अगर बराबर है तो दोनों का सी के साथ इंटरसेक्शन भी बराबर ही होगा। फिर ए यूनियन सी का मतलब क्या, ए और सी के सभी अवयवों को मिलाकर होगा। तो इसका सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कन्फर्म है ये सी आएगा। और इसका फिर प्रसार करते हैं तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ देख सकते हैं आप ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात है, तो इसको हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो जैसा कि इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड देखिए और इक्वेशन नंबर 2 का राइट साइड देखो, ये दोनों सेम दिख रहा है, इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ दिख रहा है इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, मीन्स बी इक्वल सी। यही आपको प्रूव करना था कि ये समुच्चय बी और सी आपस में बराबर होंगे। वीडियो रोकिए और इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। तुल्य मीन्स एक समान है, इन सबका मतलब एक ही है, ये आपको व्याख्या करना है। जैसे कह रहा है ए सबसेट ऑफ बी, ए डिफरेंस बी इक्वल 5, ए यूनियन बी इक्वल 5 और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए। थोड़ा एक एक काम व्याख्या करते हैं। ए सबसेट बी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यही है कि ए का
प्रत्येक अवयव बी में है। इसका अर्थ ये है आपका। अब इसमें देखते हैं ए डिफरेंस बी इक्वल 5। पहले तो आप ए डिफरेंस बी को समझें, होता क्या है। ए डिफरेंस बी का मतलब ए के ऐसे अवयव जो बी में नहीं है। तो अगर ए के अवयव जैसे सपोज दैट ए बराबर ऐसे देखिए 1 2 3 लेते हैं और बी 1 2 3 4 लेते हैं, तो अब आप ये बताइए ए में वह कौन सा अवयव है जो बी में नहीं है। उसी को आप ए डिफरेंस बी कहेंगे। ये तो 5 है, क्यों? क्योंकि ए के सभी अवयव बी में है। हाँ, यहाँ 5 रहता तो 5 लिखते हैं, 6 रहता तो 6 लिखते हैं, इसलिए ए डिफरेंस बी इक्वल 5। तो ए डिफरेंस बी अब 5 कब आएगा? जब ए का प्रत्येक अवयव बी में है, अर्थात ये सबसे टॉप बी है। इसका मतलब यही हो गया। तो ये डायरेक्टली यही बात कहा गया कि ये सबसे टॉप बी। इसका मतलब दिस इंप्लाइज क्या है? ए का प्रत्येक अवयव बी में है। तो आप इसको भी वही बात पढ़ रहे हो, इसको भी वही बात पढ़ रहे हो। अब देखो ए यूनियन बी इक्वल बी क्या होगा? जब ए यूनियन बी अकेले बी के बराबर है, ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं जब ए के प्रत्येक अवयव बी में है तो ए यूनियन बी करेंगे तो फिर कंप्लीट बी ही होगा आपका। तो बी के ए के प्रत्येक अवयव बी में, तो इसका मतलब ये है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, यही कथन होगा। और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए दिख रहा होगा। इसमें थोड़ा सा इंटरसेक्शन लीजिए, ए और बी में कॉमन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो कॉमन पूरा का पूरा ए होगा। तो अगर ऐसा है, यहाँ तो आपको पहले से दिया है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, तो इसका भी मीनिंग तो यही होगा कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। तो इसका मतलब दिखाइए कि इनके तो 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। ये जो 4 प्रतिबंध दिए गए थे चारों एक दूसरे के तुल्य हैं, चारों एक समान है। ओके, क्लियर? तो इसको नोट करें आप। प्रश्न नंबर 5, दिखाइए कि ए सबसेट ऑफ बी। तो आपको ये प्रूफ करना है कि सी डिफरेंस बी सबसेट होगा सी डिफरेंस ए। तो इसका मीनिंग क्या है? यदि सी डिफरेंस बी का प्रत्येक अवयव सी डिफरेंस ए में हो तब ये क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। तो हम इसको मान लेते हैं बच्चों, माना x इज एलिमेंट ऑफ सी डिफरेंस बी। कोई इसमें एक एलिमेंट हम मानकर दिखाते हैं और अपने तर्कों के द्वारा हम ये दिखाते हैं कि यह x सी अंतर ए में भी होगा। तो पहले तो अंतर का डिफिनेशन क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि x एलिमेंट होगा सी में और x इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि सी डिफरेंस बी का मीनिंग यही है सी के ऐसे अवयव जो बी में हो। फिर यहाँ लिख सकते हैं x एलिमेंट ऑफ सी, और अगर इसका यूज करते हैं हम ए सबसेट ऑफ बी, ध्यान दीजिए ए सबसेट ऑफ बी आपको प्रश्न में ज्ञात है। तो अगर यक्ष बी में नहीं है तो कन्फर्म है ए में नहीं होगा, मीन्स यक्ष इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि अगर ए सबसेट है बी का तो बी के ही कुछ अवयवों को लेकर ए बनाया गया होगा। तो अगर यक्ष बी में नहीं है तो कन्फर्म ए में नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या होगा? यक्ष सी में है और ए में नहीं है तो कन्फर्म हो चुका यक्ष सी डिफरेंस ए में होगा। तो हम यक्ष को सी डिफरेंस बी में लेकर चले और यह यक्ष सी डिफरेंस ए में प्राप्त हुआ। मीनिंग तो ये हुआ कि सी डिफरेंस बी का प्रत्येक अवयव सी डिफरेंस ए में होगा। अतः इतना कहने के लिए पर्याप्त है कि सी डिफरेंस बी इज सबसेट ऑफ सी डिफरेंस ए। और जो हमें ये प्रूफ भी करना था तो इसको आप नोट कीजिए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। थोड़ा सा बच्चों तार्किक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप। मान लीजिए कि पावर सेट ऑफ ए इक्वल पावर सेट ऑफ बी, तो आपको सिद्ध करना है कि ए इक्वल बी होगा। वैसे तो बाय डेफिनेशन आप एक लाइन में भी बोल सकते हैं, लेकिन तर्कों के माध्यम से हमें सिद्ध करना है तो थोड़ा सा ऐसे कहें। ध्यान दीजिए, किसी भी दो समुच्चय को हमें बराबर दिखाना है तो दो स्टेप में दिखाते हैं इसको। पहले तो ये दिखाते हैं ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में है। और फिर एक स्टेप ये दिखाते हैं बी सबसेट ऑफ बी का प्रत्येक अवयव ए में है। तो अगर किसी भी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव बी में है और प्रत्येक बी का जो प्रत्येक अवयव ए में है, तो इन दोनों के द्वारा हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल बी होगा। बस इसी बेस पर हम लोग इसको प्रूव करते हैं। और थोड़ा सा पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का डिफिनीशन थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे आप। पावर सेट ऑफ ए क्या है? ए के जितने भी उप समुच्चय होंगे उन सभी समुच्चयों का समुच्चय है।
तो बच्चों हम एक काम ये करते हैं कि माना यक्स एलिमेंट ऑफ ए, हम ए एक सेट ऐसा है जैसे मान लो ए बराबर हमने मिला 1 2 3, तो ए के जितने भी सबसेट बनाएंगे उसके किसी न किसी एक सबसेट में तो अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वह किसी न किसी सबसेट में अवश्य होगा। तो हम मान लिए यक्स एलिमेंट ऑफ ए, तब आप ये बोल सकते हैं तब ए का कोई एक उपसमुच्चय यक्ष इस प्रकार होगा कि यक्स एलिमेंट ऑफ यक्स हो। ध्यान दीजिए, हम यहाँ जैसे ए में कोई एलिमेंट अगर यक्ष है तो ए का निश्चित जितने भी सबसेट बनाएंगे आप उसके किसी न किसी एक सबसेट यक्ष में तो ये यक्ष आना ही आना है। और जैसा कि जब ये ए का एक सबसेट हो गया यक्ष और ए के जितने भी उप समुच्चय हैं उन्हीं का समुच्चय ये है, तो यह यक्ष क्या होगा, इसका मतलब तो यक्ष एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए होना चाहिए, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए क्या है, ए के जितने भी उप समुच्चय हैं उन्हीं का समुच्चय है। तो अब यक्ष अगर इसमें है तो दिस इंप्लाइज यक्ष कहाँ जाएगा, यक्ष निश्चित हो गया एलिमेंट हो गया पावर सेट ऑफ बी का भी। क्यों, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी दोनों बराबर है। तो फिर अगर यक्ष पावर सेट ऑफ बी में है तो बच्चों फिर ध्यान दीजिएगा कि यक्ष एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ बी, तो इसका मतलब तो यक्ष सबसेट ऑफ बी हो गया, यक्ष सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ देखिए यह यक्ष अगर स्मॉल लेटर का यक्ष कैपिटल यक्ष वाले सेट में है और यक्ष सबसेट है बी का, तो कंफर्म हो गया यक्ष एलिमेंट होगा बी में। क्यों, क्योंकि चूंकि यक्ष एलिमेंट ऑफ यक्ष। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से किए, हम तो ये लेके चले हैं कि यक्ष ए का एक एलिमेंट है, तो हम ये प्रूव किए कि यक्ष बी का भी एक एलिमेंट है, इसका मतलब ए के सभी अवयव बी में हैं। तो ये हो गया आपका, लिख सकते हो अर्थात यक्ष एलिमेंट ऑफ ए इंगित कर दिया यक्ष एलिमेंट ऑफ बी। तो ये तो कंफर्म हो चुका कि सबसेट ऑफ बी। ठीक इसी प्रकार बच्चों हम ऐसे मानते हैं, फिर अब से यहां शुरू करो कि माना कोई दूसरा एलिमेंट मान लेते हैं y एलिमेंट ऑफ b। अब b में हम कोई एक एलिमेंट मानते हैं, तो आप लिख सकते हो b का कोई इसी तरह से कोई एक उपसमुच्चय y लिख सकते हो, y इस प्रकार होगा, y इस प्रकार होगा कि ये जो y है स्मॉल लेटर का y निश्चित उस y में मिलेगा। और ध्यान दीजिए ये y क्या है, ये पावर सेट ऑफ b क्या है, b के जितने उप समुच्चय होंगे उनका समुच्चय है। तो अगर y b में है या y में है तो ये y तो कंफर्म हो चुका एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ b। क्यों, क्योंकि b का एक सबसेट है y और b के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय ही पावर सेट ऑफ b है। तो ये ऐसे है, तो फिर आपको ये प्रश्न में तो दिया ही है कि पावर सेट ऑफ b पावर सेट ऑफ a के बराबर है। तो फिर ये आप बोल सकते हो ये कैपिटल लेटर का y है, y एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ a, पावर सेट ऑफ a। तो इसका मतलब ये y का कंफर्म ये हो चुका कि y सबसेट होगा किसका, a का, क्योंकि पावर सेट ऑफ a क्या होता है, a के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, इसका एक उप समुच्चय ये है। तो अगर y a का सबसेट है तो y के प्रत्येक अवयव a में होंगे। तो y में अगर क्या माने हैं, यहाँ देखिए आप मान चुके हैं कि अगर स्मॉल लेटर का y कैपिटल y में है और y का प्रत्येक अवयव या a में है तो ये y a में भी होगा कि नहीं होगा। तो आप बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज स्मॉल y इज एलिमेंट ऑफ a। तो हम क्या प्राप्त किए, हम स्टार्ट तो यहाँ से किए कि y एलिमेंट ऑफ b, y b में है तो y a में भी होगा। तो इस बात को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात b का प्रत्येक अवयव a में हो चुका, तो अर्थात b सबसेट ऑफ a में लिखा इक्वेशन नंबर 2। तो अब तो आप बोल सकते हो कि समीकरण 1 व
2 से ए बराबर बी होगा। क्यों? क्योंकि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो पक्का हो गया इक्वल बी। ये हमें प्रूव करना था। वीडियो रोकिए और ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी दो समुच्चयों ए और बी के लिए आपको ये बताना है कि क्या यह सत्य है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। हम एक उदाहरण द्वारा आपको इसको प्रूव करते हैं। तो एग्जाम्पल लेना, जैसे पावर सेट आप जानते हैं कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय होगा, तो हम कम अवयवों को ही लेकर मान रहे हैं, एक या दो एलिमेंट्स माना ए इक्वल कुछ भी मान लो, सपोज दैट ए और कैपिटल बी इक्वल क्या है, स्मॉल कैपिटल बी है। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? ए के जितने भी उप समुच्चय होंगे उनका समुच्चय। एक उप समुच्चय तो 5 होगा और एक खुद ए होगा। पावर सेट ऑफ बी क्या होगा? पावर सेट इसके जितने सबसेट होंगे वो होगा, एक मान लो 5 ले लिए और एक बी, और दो ही इसके सबसेट होंगे। तो अब लेफ्ट साइड को पहले हम यहाँ क्लियर करते हैं। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, तो इन दोनों समुच्चयों का यूनियन करते हो तो 5 होगा, फिर ए और बी, क्योंकि 5 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे। तो ये लेफ्ट साइड को बना कर लिए। अब ए यूनियन बी का पावर सेट लेना है, तो पहले आप ए यूनियन बी ज्ञात करो। ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी के सभी अवयवों को एक ही कोष्ठक में लिखना है। अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? पावर सेट क्या होगा? ए बी के जितने भी सबसेट होंगे, जैसे एक सबसेट 5 होगा, एक ए होगा, फिर बी होगा और फिर अगेन ए बी होगा, ये सबसेट होंगे। तो अब आप चेक करो क्या ये इसके बराबर है? इसमें 5 है, ठीक है 5 है, यहाँ ए है, ए बी है, बी इसमें है, लेकिन यह ए बी इसमें नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि ये पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये कथन क्या है? सत्य है? कहेंगे नहीं, सत्य नहीं है, अतः दिया गया कथन असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य बताना था, ये औचित्य आप बताया इसमें, बच्चों इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि ये दो समुच्चयों ए और बी के लिए आपको सिद्ध करना है ए इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी और ए यूनियन बी डिफरेंस ए इक्वल ए यूनियन बी। एक एक को हम सिद्ध करते हैं, तो हम इसको लेकर चल रहे हैं। चलिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी, ओके, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, इसको हमें प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, बच्चों ए डिफरेंस बी का मीनिंग क्या होता है? ए के ऐसे अवयव जो बी में न हो, तो क्या आप इसको इतना भी लिख सकते हैं? ये अंतर, ये इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि इसमें ए और बी डैश का मतलब बी में जो एलिमेंट नहीं हो बी डैश है, तो दोनों में कॉमन वही तो बात हुआ, ए के ऐसे अवयव जो बी में नहीं है, आप लिख सकते हैं। और इसको हम ये लिखना जानते हैं, अगर ये दोनों कॉमन दिख रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश ही लिखते हैं, यूनियन बी डैश। कोई भी सेट बी हो और उसका बी डैश, अगर इसका समष्टीय समुच्चय u है, तो किसी भी सेट के लिए उसके पूरक समुच्चय का यूनियन उसके साथ करते हो तो पूरा समष्टीय समुच्चय आएगा। तो a का इंटरसेक्शन अगर समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय के साथ करते हैं तो ये क्या मिलेगा? a। तो ये पहला क्वेश्चन तो आपका प्रूफ हुआ, इसके बराबर a। और इसी तरह से सेकंड वाले को प्रूफ करते हैं, a यूनियन बी डिफरेंस ए। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी डिफरेंस ए को क्या लिखेंगे? बी इंटरसेक्शन ए डैश। क्यों? क्योंकि बी के ऐसे अवयव जो ए में नहीं होने चाहिए, तो ए डैश में वही अवयव होते हैं जो ए में नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब इसको प्रसारित करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन बी और किसी भी समुच्चय का स्वयं उसके पूरक समुच्चय के साथ जो यूनियन होता है वो समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय होगा। किसी भी सेट का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन खुद यही सेट होता है, ए यूनियन बी। तो सेकंड वाला आपको ये प्रूफ करना था, ए यूनियन बी। तो
बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के सभी प्रश्नों को लगाए। इसके बाद इस प्रश्नावली में 16 प्रश्न कुल हैं। एक वीडियो और हम देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक का क्वेश्चन उसमें होगा। इतने बातों को पढ़िए और नोट कीजिए।